अगले 2 दिनों तक यानी अगले 48 घंटे देश की रफ्तार क्या थम जाएगी? दरअसल यह दावा है मजदूर संगठनों का। तकरीबन 10 करोड़ लोग चाहे बैंक के हों चाहे उद्योग से जुड़े हुए हों काम नहीं करेंगे क्योंकि सरकार से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और तय किया गया है कि अगले 48 घंटे महाबंद या कहें हड़ताल होगी। सब कुछ ठप होने की आशंका अभी से व्यक्त की जा रही है। अगले 2 दिन ठप रहेगा पूरा देश, बंद रहेंगे बैंक, बंद होगा कारोबार, थम जाएगा सरकारी दफ्तरों का कामकाज, जब देश के करीब 10 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। पहले से ही चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को 2 दिनों की इस हड़ताल से 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। सरकार से ट्रेड यूनियनों की बातचीत फेल हो जाने के बाद अब यह तय हो गया है कि अगले 2 दिनों तक देश के 11 मजदूर संगठनों से जुड़े कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। क्या आप लोगों का जो हड़ताल है वो चालू रहेगा? किन किन सेक्टर्स पे आपको लगता है? All sectors will be affected। और अब All of India will be affected, including Delhi। किन किन सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस? You tell me which is not। क्या रेलवे को भी आप? रेलवे will not be, that's it। अच्छा, सरकार से कोई बात का रास्ता अभी बचा हुआ है? कोई रास्ता है, बाद में बात करेंगे। These trade unions have come together to fight against the neoliberal economic policies, which are really anti-people economic policies. So the left parties, the CPI, have given very strong support to the success of this strike. मजदूर संगठनों ने 10 मांगे सरकार के सामने रखी थी। इनमें महंगाई रोकने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, सरकारी संस्थाओं में विनिवेश रोकने और श्रम कानून लागू किए जाने की मांगे अहम है। बातचीत पे नतीजा होने के बाद भी सरकार मजदूर यूनियनों से गुजारिश कर रही है कि वो हड़ताल पर न जाए। I request them not to go on strike because the government is very serious about their demands, and whatever possible we will solve within 3-4 months some of the demands। सरकार के भरोसे पर मजदूर यूनियनों को बिल्कुल एतबार नहीं। सरकार के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी उन्हें बुरी तरह खल गई। कल जो बैठक हुई थी वो बैठक इसलिए गंभीर नहीं था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 4 मंत्री इसमें भाग लो, उसमें चिदम्बरम आए ही नहीं। जो 3 आए उनको मैं लेबर मिनिस्टर को तो पता है विषय का, किंतु एंटोनी जी को और शरद पवार को कुछ भी पता नहीं। इस हड़ताल में देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं, यानी अगले 2 दिनों तक किसी भी सरकारी बैंक में कामकाज नहीं हो सकेगा। इस हड़ताल का सीधा असर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, टेलीकॉम, पोस्टल, तेल और गैस सेक्टर के कामकाज पर पड़ेगा। मजदूर यूनियनों की हड़ताल में राइट और लेफ्ट दोनों सरकार के खिलाफ एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस आंदोलन को बीजेपी, शिवसेना और वामपंथी दलों समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन है। शिवसेना ने तो सोमवार को ही मुंबई में मजदूरों के समर्थन में एक रैली भी निकाली थी। दिल्ली से ऋचा रावत और कुमार कुणाल के साथ वीरेंद्र गुनावत, मुंबई, आज तक। कमोबेश सभी राजनीतिक दल के ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल होंगी। सवाल एक यह भी है कि इंटक के भीतर भी, जो कि कांग्रेस की अपनी यूनियन है, उसमें भी कहीं कसमसाहट है कि आखिर मजदूरों को लेकर और खास तौर से उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के मद्देनजर सरकार ने कोई नीति क्यों नहीं बनाई। इसलिए बड़ा सवाल है, आम लोगों से सरोकार रखने वाली सरकार के नाक तले ये बंद हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था मत कीजिए, लेकिन बंद हो रहा है। अब सवाल है इसके इंतजाम निपटने के लिए क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि बैंक, पोस्ट ऑफिस, कारखाने, अगर सब कुछ अगले 48 घंटे बंद रहेंगे तो राज्य सरकारें ने किस रूप में कमर कसी है। आइए जरा एक रिपोर्ट देखें पहले। ये तैयारी है सरकार के खिलाफ उस विद्रोह की जिसका पूरा देश बुधवार को गवाह होगा। तैयारी है पूरे देश को ठप करने की। ऐलान ये कि बुधवार और गुरुवार को न तो सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा, न ही बैंकों में पैसों का लेन देन। दावा ये कि सड़क पर दौड़ रही गाड़ियां भी ढूंढे नहीं नजर आएंगी, न ऑटो रिक्शा मिलेंगे और न ही बस।
सरकारी टेलीफोन की घंटी भी शायद ही घनघना पाए। और चिट्ठियों का इंतजार तो ना ही कीजिए तो बेहतर, क्योंकि टेलीफोन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ऐलान किया जा रहा है कि बुधवार को तेल कंपनियों पर भी ताला जड़ा होगा, यानी सीधी तैयारी है देश की रफ्तार को थामने की। हम लोग हड़ताल के समर्थन में कभी नहीं रहते, ये एक हमारे पास आखिरी हथियार है। बहुत कोशिश की, कई चीज बार सरकार, लेकिन सरकार बाकी में झंझटों से ही निकलनी पड़ी। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ कहता है तो इमीडिएट उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सरकार के कुछ लोगों को कर का बेनिफिट, गार का निर्णय तुरंत सरकार ने उसको डेफर कर दिया, लेकिन एम्प्लॉइज के बारे में वो सीरियस ही नहीं है। हड़ताल से कारोबार जगत में भी हड़कंप है। 2 दिनों में अरबों रुपए के नुकसान की आशंका ने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। देखिए, 2 दिन की जो स्ट्राइक का जो ऐलान किया है, हमारे अनुसार उसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान होगा और जिसके कि मुख्य जो नुकसान होगा वो सर्विसेज सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन क्षेत्रों को बहुत ज्यादा अधिक होगा। केंद्र सरकार की ट्रेड यूनियनों से बातचीत फेल हो चुकी है। अब तमाम राज्य सरकारें हड़ताल को बेअसर बनाने की कवायद में जुटी हैं। दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि सारी बसें सड़क पर दौड़ सकें। डीटीसी की बसें जो है आम दिनों की तरह जैसे चल रही थी वैसी ही चलेंगी और हमने अतिरिक्त बसों का भी प्रबंध किया है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के एसोसिएशन है और जो कैब वाले हैं, उन्होंने आके हमें खुद ही कहा है कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे। उनकी अतिरिक्त बसें, लगभग 1000 बसें जो है उनकी भी अतिरिक्त चलेंगी। जोर ट्रेड यूनियन भी लगाएंगी, जोर सरकार भी आजमाएगी। किसी के लिए चक्का थम जाए तो कामयाबी, तो किसी के लिए चक्का घिसट कर ही सही बस चलता रहे तो कामयाबी का पैमाना। मुंबई में तो बस की सारी बसें सड़क पर होंगी। ऊपर से रेल कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल नहीं होने से मुंबई की लाइफलाइन पर कोई असर नहीं होगा। मुंबई के एक बड़ी यूनियन के हड़ताल में शामिल न होने से मुंबई वालों को थोड़ी राहत रहेगी। भारत बंद के नाम पर यूनियन लीडर शरद राव और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। शरद राव ने उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दिया है कि यदि दम है तो अगले 2 दिनों तक मुंबई को बंद करके दिखाओ। देखना ये दिलचस्प है, क्या इसका जवाब उद्धव ठाकरे और शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता देते हैं या नहीं, और यदि दे देते हैं तो इसका खामियाजा किस हद तक मुंबई वासियों को उठाना पड़ेगा। कोलकाता में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमाम कारखानों, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक वाहनों को सुचारू रूप से काम करने के आदेश दिए। दिल्ली से कुमार कुणाल और ऋचा रावत, कोलकाता से मनोज्ञा लोहियाल के साथ गुरेंद्र गुणावत, मुंबई, आज तक। महाबंद के ऐलान ने दरअसल 2 तरह की मुश्किलें खड़ी की है। राज्य सरकारें जो कांग्रेस शासित नहीं है, वहां पर अगर उन्हें आम आदमी को सहूलियत देनी है, तो दूसरी तरफ बजट सत्र से पहले अगर ये वाकई 48 घंटे का बंद सफल होता है तो जाहिर है ये सीधे सीधे मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला भी है और कहीं ना कहीं उसके असफल होने का ऐलान भी साबित हो सकती है बात। इस बीच खबर आ रही है कि सीबीआई ने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई और रक्षा मंत्रालय की टीम ने इटली में हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक टीम आज इटली में वकील से भी मिली और मुलाकात को उपयोगी भी बताया गया। महत्व है कि इटली रवाना होने से पहले सीबीआई ने वहां के कानून को समझने और दस्तावेजों को हासिल करने की मदद के लिए एक वकील की सेवा दी। भारत से गई जांच टीम में सीबीआई के डीआईजी, जांच एजेंसी से जुड़े एक लॉ अफसर यानी कानून के जानकार, रक्षा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इस टीम में शामिल है और जांच टीम कल इस मामले में सरकारी वकील से भी मिलेगी। यानी उस जांच प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है जिसको लेकर भारत में लगातार 2 तरह के कयास बन रहे हैं। पहला ये कि क्या डील रद्द कर दी जाए और दूसरा ये कि अगर सिर्फ कमीशन दिया गया है तो उसको धरपकड़ की जाए बनिस्बत की डील रद्द करने से, अगर हेलीकॉप्टर में कोई गड़बड़ी नहीं है तो यह स्थिति है जिसमें बातचीत उपयोगी रही है। जांच की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर की दलाली में घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की टीम इटली पहुंच चुकी है। रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा अफसर भी इटली भेजा गया है। लेकिन उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की और दिल्ली में जो मुलाकात है उसमें इस दलाली का पर्दाफाश करने की हर मुमकिन
सहयोग करने का वायदा भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यानी कहीं ना कहीं भारत मदद चाहता है और इस मदद का जिक्र कैमरन की तरफ से भी किया गया, लेकिन इस बैठक में रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी मौजूद नहीं थे। I also conveyed to the Prime Minister our very serious concerns regarding allegations about unethical means used in securing the 2010 contract for Augusta Westland helicopters. Prime Minister David Cameron has assured me of the cooperation of his government in the investigation. हेलीकॉप्टर की दलाली पर इटली से भले निराशा हाथ लगी हो, लेकिन मनमोहन सिंह को लंदन कनेक्शन से बहुत उम्मीद है। वहां के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने हंगामे से घबराए यहां के प्रधानमंत्री का हाथ थामकर कहा कि हम आपके साथ हैं, दलाली की इस डील को देख लिया जाएगा। In terms of Augusta Westland, as the Prime Minister has said, we will respond to any request for information. I'm glad that the Italian authorities are looking into this issue in detail. डेविड ने दिल्ली को भाईचारे में भरोसे का मोहन भोग तो थमा दिया है, लेकिन शक ये है कि अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो रक्षा सौदों पर दोनों देशों के बीच हुई बातचीत की मेज से रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी क्यों नदारद? हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में भले ही भारत को इटली से सहयोग नहीं मिल रहा हो, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस मामले में भारत का पूरा साथ दिया जाएगा। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर हेलीकॉप्टर के मामले में बात नहीं बनी तो इसका असर भविष्य में होने वाले दूसरे बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर भी पड़ सकता है। उधर जब अपने प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ रक्षा सौदों पर बात कर रहे थे, तो इधर ए.के. एंटनी देश को बता रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। इसी के साथ जांच के उड़न खटोले पर सवार सीबीआई के सूरमा इटली उड़ चुके हैं। एंटनी ने अपने मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव को साथ में नत्थी किया है, लेकिन सब मिलकर वहां से लाएंगे क्या और कब तक पता नहीं। एंटनी को भी सिर्फ इतना पता है कि वो भी लाएंगे, सबको बताएंगे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर एंटनी बेहद ही आहत हैं, दुखी हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वो इस्तीफा नहीं देने वाले। एंटनी ने एक बार फिर ऐलान किया कि दोषी चाहे जो भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहां यही उठता है कि ये सख्त रवैया सरकार ने पहले क्यों नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि दूध का दूध करेंगे, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पानी का पानी करेंगे, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि न दूध न पानी, दलाल बताइए और दलाली लाइए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि आप सौदे के साथ क्या करते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप गुनाहगारों को, कौन गुनाहगार हैं, किन्हें रिश्वत दिया गया, रिश्वत कहां दिया गया, कैसे दिया गया और किन लोगों को दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है और देश के लोग जानना चाहते हैं। अब सरकार के सामने इंतजार का नया टोटका है। वो कहेगी कई देशों के संपर्क में है, सभी ने मदद का भरोसा दिया है, सीबीआई की टीम जांच के लिए इटली पहुंच गई है, वापसी के बाद ही कुछ बोलेंगे और जब तक सरकार नहीं बोलेगी कहा यह जाएगा कि आप चुप रहिए। अभी आप तय कीजिए कि चुप्पी की इस अपील में चतुराई ज्यादा है या मजबूरी। शमशेर सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। मिस्टर 10% है कौन? ये वाकई ये सस्पेंस की तरह जरूर है, लेकिन अगर माने हैशके की, तो उसने जो बात मजिस्ट्रेट से कही है उसमें त्यागी बंधुओं की दिशा में न सिर्फ उंगली उठती है, बल्कि एक नाम भी सामने आता है, और ये नाम है जूली त्यागी का। ये इसलिए क्योंकि उसका कहना है कॉर्नर बैंक का खाता पास में और मामला स्विस बैंक से, पैसा पूरा जूली त्यागी को दिया गया। भारत सरकार जांच कर रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से स्विस बैंक में किसका खाता है। हेलीकॉप्टर डील में पहला सुराग, त्यागी के तार स्विस बैंक से।
स्विट्जरलैंड के लोगानो शहर की इस ऊंची, विशाल और आलीशान इमारत की बुनियाद में दफन हो सकती है हेलीकॉप्टर की दलाली की ऐसी कड़ियां जिन्हें जोड़कर किरदारों के चेहरे सामने आ सके। यह है कॉर्नर बैंक। नाम पर मत जाइए, इस कॉर्नर से डील के मिडिलमैन के सुराग निकल रहे हैं। कॉर्नर बैंक स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है और अब इस बैंक के तार जूली त्यागी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अरबों रुपए की हेलीकॉप्टर डील में अभी तक इटली और भारतीय एजेंसियों को रिश्वत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन इटली में पकड़े गए दलाल हेस्के ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में बताया है कि जूली त्यागी कई बार लोगानो आया था और उसने जूली त्यागी के पास कॉर्नर बैंक के क्रेडिट कार्ड दिखे थे। हेस्के के मुताबिक ये क्रेडिट कार्ड बाद में एक्टिवेट किए गए थे। इतालवी अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक डील के मुख्य दलाल हेस्के से जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या उसने कभी कोई बड़ी रकम स्विस बैंक में जमा की थी, इस पर हेस्के ने कहा कि उसने व्यक्तिगत तौर पर तो ऐसा नहीं किया, लेकिन पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी के रिश्तेदार जूली त्यागी के पास उसने कॉर्नर बैंक के क्रेडिट कार्ड जरूर देखे थे। हेस्के ने कहा कि उसने फरवरी 2012 में त्यागी और 2 अन्य भारतीय नागरिकों को लुगानो बुलाया था। हेस्के ने यह भी खुलासा किया कि हेलीकॉप्टर के सौदे में दलाली की डील त्यागी परिवार के साथ हुई थी, लेकिन सारी रकम अकेले जूली त्यागी को दी गई। फिलहाल 3,600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर सौदे में 10% की दलाली देने की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक किसी बैंक का नाम सामने नहीं आया था। अब जूली त्यागी और कॉर्नर बैंक के बीच की कड़ी जुड़ने से जांच एजेंसियों ने अपनी तफ्तीश की उड़न तश्तरी लुगान की तरफ मोड़ दी है। अरुण सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इटली पहुंचकर सीबीआई जांच कर रही है। दरअसल आज हमने टेलीफोन लगाया जूली त्यागी, नाम ओरिजिनल में इनका संजीव त्यागी है। हमने कहा हम बताने वाले हैं स्विस बैंक में आपका खाता है, और उन्होंने आवाज बदल दी और कहा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उनका नौकर बोल रहा हूं, वो घर पर नहीं। तो ये स्थिति और इन सब के बीच सीबीआई ने अभी तक पूछताछ शुरू नहीं।